चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक सेकंड मेथड है, सेकंड टाइप है, मेथड नहीं बेटा, टाइप। वेक्टर या बोले क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। The vector or cross product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors. Vector and cross product of two vectors equals to multiplication of magnitude of two vectors. दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई साइन एंगल बिटवीन देम, जो भी साइन एंगल है, और लास्ट में एन कैप। एन कैप भी साथ में मल्टीप्लाई, लेकिन एन कैप बेटा सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, याद रखिएगा। This n cap is known as unit vector. This is unit vector which is perpendicular to the plane perpendicular to the plane of A and B, and its direction is given by आप राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल कर लीजिए, राइट हैंड थंब रूल, कैसे भी मैं राइट हैंड रूल लिख लेता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सपोज आपका एक प्लेन है, मतलब ये प्लेन, ये समझ लीजिए आपकी व्हाइट शीट, ठीक है। ये व्हाइट शीट ऐसे है, इसमें एक वेक्टर है ऐसे, इधर को जा रहा है वेक्टर, लेट इट गो ए है, और एक वेक्टर इधर को जा रहा है, एक वेक्टर यहां को जा रहा है। सपोज इसको मैं अगर मार्कर से दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। सपोज ये है आपका एक वेक्टर ए, और ये वेक्टर है आपका बी, और इसके बीच का जो एंगल है बेटा वो है थीटा। ये वेक्टर ए जो यहां को जा रहा है, और यहां को जा रहा है, ये वेक्टर बी, ठीक है। मैं एंगल ले रहा हूं ए टू बी, याद रखिएगा ए टू बी। तो इसका क्या लिया मैंने, अब थंब रूल अप्लाई करूंगा, उसका रिजल्ट क्या आता है तो आपको मैं जैसे जैसे आपको लास्ट में मैंने बताया था अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, तो वैसा भी इसमें निकालूंगा, लेकिन आपके रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ए बी साइन थीटा, और यहां पर जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन होता है ए बी, मतलब ए से बी जा रहे हैं ए टू बी, और आपका जो एन होता है ये बताता है इसके रिजल्ट का, इसके जो आंसर है, इसका जो आंसर आ रहा होगा लेट सी, उसका डायरेक्शन। तो उसका सी कैसे आएगा देखिएगा, थंब रूल इस्तेमाल करेंगे, मतलब कहा जा रहा हूं मैं ए टू बी, तो मेरा थंब कहां को आ रहा है, अपवर्ड, तो उसका जो सी होगा बेटा वो ऐसे होगा, ऐसे। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बोलता ये ए है, ये बी है, अब जा रहा हूं मैं बी टू ए, तो बी टू ए थंब रूल लगाया, बी टू ए, तो रिजल्ट आता आपका ऐसे, इधर को बी टू ए जाता तो रिजल्ट इधर को, ए टू बी था तो ऐसे, ये था आपका ए टू बी, ऐसे, ये था आपका ए टू। क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसे ए टू बी जा रहे हैं आप ए टू बी, तो आपका थंब कहां का रिप्रेजेंट कर रहा है, सी की डायरेक्शन। तो याद रखिएगा ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये है इसका प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा अपना रिजल्ट, ये बोला मैंने, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका प्लेन है, ये प्लेन है इसका पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगा उसकी डायरेक्शन बताई जाएगी विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्लियर।
अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हम करें कैसे? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हम करें कैसे? ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूं। जैसे वहां पर हमने देखा कि आई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1, के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। यहां पर होगा बेटा उल्टा, और बाकी जो अलग थे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, जो भी था वो सब क्या थे? जीरो। डिफरेंट वाले जीरो थे, सिमिलर बेस वाले यूनिट वेक्टर 1 थे। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 1। तो वेक्टर में क्या होगा? ठीक है, वेक्टर में क्या होगा अगर मैं आई क्रॉस आई करूं या जे क्रॉस जे करूं या के क्रॉस के करूं, और उसका उल्टा भी ले लेता हूं। इसका उल्टा पहले देखिए, इसको पहले इसको बताता हूं। तो उसमें क्या होगा देखिए, आई और आई मतलब आई और आई मतलब आई दोनों एक डायरेक्शन में, एंगल 0। तो बेटा आपका आई आई का जब मैं साइन 90 करूंगा, जब मैं क्या करूंगा साइन 90, देखिए ये यूनिट वेक्टर है। देखिए आई क्रॉस आई मतलब बोले तो मॉड ऑफ आई, और आई यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और साइन दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 0। इसलिए एक इसमें साइकिल याद रखिएगा। देखिए आई क्रॉस जे करता हूं, चलिए मैं आई क्रॉस जे मतलब इसका मॉड 1 और साइन 90, 90 मतलब आई इधर को है जे इधर को है, आई इधर को जे, एंगल कितना 90, साइन 90 1। क्लियर? क्लियर हो गया होगा आपको। जब डिफरेंट होंगे तब 1 होगा, सेम होंगे तो 0 होगा। सेम बेस वेक्टर्स होंगे, सेम आपके यूनिट वेक्टर होंगे तो 0, डिफरेंट होंगे तो 1। क्लियर? इसके सर्कल याद रखिएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होते हैं बेटा साइक्लिक होते हैं, ये बताऊंगा क्या है आपको, लेकिन अभी फिलहाल सॉल्व करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ही है। आई जे आई जे के आई जे के, ठीक है। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। देखिए अगर आपको बताया कि आपके ए बी के परपेंडिकुलर के में आपका रिजल्ट आएगा, ए बी के क्रॉस में आप कहां जा रहे हैं, ये आपका आई, ये आपका जे, ये आपका के। तो आई जे आपका प्लेन है, आई टू जे ये होगा, तो आपका रिजल्ट कहां को आएगा, इधर को के को, तो के मिलेगा। आई इंटू जे के इंटू आई जे के आई, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के, और के क्रॉस आई जे। उल्टा चलेंगे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इंटू माइनस जे, इस तरह से। क्लियर? सो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, जे क्रॉस आई ऐसे, इसके दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इधर को आएगा माइनस के, और के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू माइनस आई। देखते रहिए सर्कल में, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, इस तरह से। मतलब आपके ए बी का रिजल्टेंट हमेशा सबसे परपेंडिकुलर मिलता है, और परपेंडिकुलर इन दोनों की कौन है, ये है। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ये है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ये है। ठीक है, चलिए
मतलब अगर आप के क्रॉस यहां जाएंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, तो ए बी के, आप ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी, तो परपेंडिकुलर कहां को आएगा, जे को आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आई क्रॉस के करते, आई क्रॉस के करते, आई क्रॉस के करते तो नीचे कौन सा आता, मतलब माइनस जे की तरफ आंसर आता। अगर आप आई क्रॉस के करते, अगर आप यहां से यहां जाते, ये हो गया आपका आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब, आई क्रॉस के मतलब माइनस जे, तो नीचे को होता बेटा। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चार्ट है। चलिए अब लास्ट, अगर आपके पास वेक्टर दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ठीक है, उनको मैं कैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, देखिए, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा बेटा कंप्लीट पूरी तरह से। ठीक है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, उसका नाम है आपका 2i, पहले ऐसा लेता हूं, प्लस 3j प्लस 4k, एंड b इज इक्वल्स टू लेट 3i 3j 3k, इस तरह से ले लिया मैंने। अब मुझे करना है बेटा a क्रॉस b। इसको करने का मेथड क्या है, देखिए, मॉड बनाया मैंने एक बड़ा सा, ऊपर लिखेंगे i, फिर j, फिर k, फिर इसके सबके कंपोनेंट, मॉडुलस लिया है तो इन सबके कंपोनेंट, पहले a के फिर b के, ये आपका 2, 3 का j और इसका k का क्या है 4। सिमिलरली b वाले के लिए 3i में, 3j में और 3k में, ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब करना क्या है, जब आपको निकालना हो, आपको निकालना है अभी i, जब i निकालेंगे तो आप ये दोनों को ब्लॉक कर देंगे, तब आप इसको और इसको छुपा देंगे, लाइक ऐसे। इसको आपने बंद कर दिया, इसको आपने बंद कर दिया, तो क्या दिखा आपको ये, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 3 इज 9, माइनस, लिखने का स्टैंडर्ड है ये, माइनस 3 3 इज 9 और 4 3 इज 12, फिर माइनस, अब लिखना है आपको जे, तो जे में आपको जे छुपा देंगे और आप ये छुपा देंगे, ठीक है। अगेन वैसे ही, इसको इससे, इसको इससे, इस बार ये चलेगा आपका और ये चलेगा आपका, 3 2 जा 6, 4 3 जा माइनस, 4 3 जा 12, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस के, अब के छुपा देंगे ऐसे और ऐसे, ये आया आपके पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 2 जा 9, माइनस 9, ये हो गया आपका आंसर। कितना आया बेटा यहां पर, -3, सॉरी, हाँ, -3i माइनस 6, यहां माइनस आएगा, ऑलरेडी एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, +6j, यहां माइनस आएगा, यहां से प्लस माइनस माइनस, -3, तो ये आ गया इसका रिजल्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। पहले आप इसके बॉक्स बनाएंगे, मॉड लेंगे, फिर आई जे के, फिर इन सब के कंपोनेंट मैग्नीट्यूड यहाँ नोट करेंगे, फिर आई जब निकालेंगे तो इसको रखेंगे, बाकी सब छुपा देंगे, जे जब निकालेंगे ऐसा टी बनाएंगे और बाकी सब छुपा देंगे के लिए, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, नेक्स्ट केस में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, लास्ट केस में हमेशा ऐसे करेंगे, बस ये स्टैंडर्ड याद रखना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। वेक्टर से हमने स्टार्ट किया, वेक्टर पे हमने खत्म किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, तब इसे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसको करने का ये मेथड था, ये था आपका
रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? ये तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट को लिखने का करने का मेथड। चलिए अब हो गया आपका बेटा वेक्टर कंप्लीट ये वाला। वैसे क्लास चीज में बता देता। चलिए लास्ट आपको एक चीज बता देता हूं मैं। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर या कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट, इसी से आपका लैमीज थ्योरम भी आ जाएगा एक छोटा सा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास तीन वेक्टर हैं और ये तीनों एक ही मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब सपोज आपके पास एक वेक्टर है ऐसे, इस पे एक वेक्टर ने फोर्स लगाया ऐसे, इसमें अब क्या होगा अगर मैं इस पे फोर्स लगाता ऐसे तो ये क्या होता, इधर भागता। अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं यहाँ को, ये वेक्टर है ऐसे, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं यहाँ को, तो कहाँ भाग रहा है, यहाँ को भाग रहा है, इधर को जा रहा है ना। पर मैंने यहां से एक और फोर्स लगा दिया तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, इस पे लीनियर मोशन नहीं होगा। इसी को कहते हैं बेटा कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, वैसे आपने मैंने बात कर लिया ये, जब मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर वाले केस में, जब सेम ऑर्डर के हों, सब सेम ऑर्डर के थे, इसने इसको धक्का दिया ये इधर को जाएगा, इसने इसको धक्का दिया फिर इधर को जाएगा, मतलब आपका सेम ऑर्डर के थे और किसी फिगर में थे, तो कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इसमें समझ लीजिए क्या है। इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, अगर कोई तीन वेक्टर हैं जो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं सेम लाइन पे, एक लाइन पे सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे और एक उसका ऐसे। ठीक है, तीन वेक्टर है लेट ए बी और सी। ठीक है, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेट ट्राइंगल के एक तीन साइड्स को। इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट ऑफ व्यू एक्ट कर रहे हैं एट अ सेम टाइम, किसी सेम टाइम पे। सपोज ये वो ऑब्जेक्ट है, एक वेक्टर यहां लग रहा है इस पे, ठीक है, तो इधर को भागेगा ये। तो उसी टाइम पे मैंने क्या करा, उसी टाइम पे क्या करा, एक वेक्टर यहां को लगा दिया। ठीक है, एक वेक्टर था ये ऐसे, ये इस पे मैंने यहां फोर्स लगाया, ये वेक्टर लगाया यहां को, यहां को मूव करा, उसी टाइम पे मैंने यहां को लगाया, तो ये कहीं जाएगा, कहीं नहीं मूव करेगा। उसी टाइम पे जैसे ही मैंने ये यहाँ इसको फोर्स लगाता ऐसे और इसको तभी मैंने यहां लगा दिया ऐसे, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो यही बोला जा रहा है किसी अगर इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम are represented in magnitude and direction by three sides of a triangle taken in a same order, तीनों के ऑर्डर क्या थे सेम, तीनों के ऑर्डर क्या थे सेम, दे रिजल्टेंट जीरो होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। या सिंपल मैं कह सकता हूं ऐसे, सपोज मेरे पास एक वेक्टर था ऐसे बी, अब क्लियर हो गया आई थिंक, मेरे को ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ एक वेक्टर है ऐसे सी और यहाँ पर एक वेक्टर है ऐसे ए। ठीक है, ऐसे करता हूँ, टेल से टेल नहीं होगा, ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे, ये हो गया ए बी सी।
तो अगर आपका ऐसा हो रहा है और ये आपका जिस पॉइंट पे ऐसा फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर तीनों वेक्टर जो ध्यान से किए, 3 वेक्टर एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड्स को, उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। देन जिस ऑब्जेक्ट पे लगा जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे लगा जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या कहा जाएगा, द ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कंडीशन होता क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए लेट ए बी सी ये वेक्टर्स हैं, लेट इसका ए बी सी ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में ए बी इसका डायरेक्शन, ठीक है, ए अपॉन में ओ पी नाम देता हूं मैं इसको, पी ओ क्यू, तो ओ पी अपॉन में पी क्यू अपॉन में क्यू, ये क्या होंगे, सब बराबर होंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ गया था। चलिए इसको मैंने क्यों बताया, इसी को मैं हल्का ट्विस्ट कर लेता हूं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक यहां को, एक यहां को और एक यहां को, ठीक है। फोर्स लग रहे हैं या कुछ भी वेक्टर है, इसी पॉइंट से 3 वेक्टर निकल रहे हैं, ए सी और ए बी सी, ठीक है। ए और बी इसके बीच का एंगल जो है वो है अल्फा, यहां जो एंगल है वो है लेट बीटा, यहां जो एंगल है लेट गामा, ऐसा है, ठीक है, ठीक है। ए बी सी 3 फोर्सेस हैं और अल्फा बीटा गामा उसके बीच के एंगल है, ठीक है। अगर ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम पे हुए, इफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, इफ 3 forces, if 3 forces acting at a point, इस पॉइंट पे acting at a point are in equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम पे हुए, इक्विलिब्रियम मतलब मूवमेंट ना हो, बॉडी के बीच में कोई लीनियर मोशन ना हो, मतलब कोई मोशन ना हो, ना घूम रहा हो ना चल रहा हो, ऐसा ही हो, ठीक है, मतलब स्टेबल हो, ठीक है। If 3 forces acting on a point are in equilibrium, then इनके जो फोर्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे विथ साइन एंगल, ए अपॉन में साइन अल्फा, बी अपॉन में साइन बीटा, सी अपॉन में साइन गामा। इसको नोट कर लो बेटा, इससे सवाल इतने जबरदस्त बनते हैं, क्या बताऊं, ठीक है। देन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। जो ए होगा फोर्स, वो इन दोनों के साइन, प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल होगा अपोजिट वाले के, ए का सामने वाला अल्फा है तो साइन अल्फा, ए और सी का जो फोर्स है, जो सी का है वो होगा आपका बी और ए के बीच का, जो सी होगा, और सी और बी और ए के बीच में क्या है, गामा। सिमिलरली आपका जो बी होगा उसके सामने क्या एंगल, क्या है, बीटा, सामने वाले के, ठीक है। दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लैमी, इसी को बोलते हैं लैमीज थ्योरम, यही आपका लैमीज थ्योरम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम फोर्स की बात करता है, ठीक है। याद रखना, अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तभी ये अप्लाई होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्टेबल होना चाहिए, कोई लीनियर मोशन नहीं, कोई रोटेशनल मोशन नहीं। अगर ऐसा हो, इफ 3 फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ये रहा बेटा आपका, ये if 3 force acting on a point are in equilibrium, then each force, सारे force A B C, then each force, मान लो अगर मैं एक ही बात करूं, then each force
is proportional to the sine angle between the other two forces. साइन एंगल ऑफ अदर टू फोर्सेस, अदर टू फोर्सेस ये है, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो इसके बीच का साइन एंगल, लाइक दिस। क्लियर हुआ? यही है बेटा आपका लेबिस थ्योरम। चलिए मैं सिलेबस देख लेता हूं क्या है आपका, लास्ट कुछ बचा तो नहीं है। चलिए बेटा आपका कंप्लीट हो गया है रेजोल्यूशन। दोबारा बार मैं इस चैप्टर में देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं। पहला है आपका एडिशन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, उनकी प्रॉपर्टीज करने का तरीका। उसके बाद था आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर आपका लेविस थ्योरम, और आपका मल्टीप्लिकेशन आपने स्केलर देखा, डॉट देखा, ट्राइंगल में आपने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखा। ठीक है, थोड़ी बहुत आपने कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी। चलिए बाकी कुछ छूटा होगा तो मतलब 99% क्लियर कवर हो गया है। बाकी आप 11th क्लास है बेटा, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। चलिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बेटा आपकी जो लाइव क्लास चल रही है उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू। अब हाँ एक नेक्स्ट एक और चीज, नेक्स्ट क्लास में हम अपना इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, आपके दो पार्ट और बचे मोशन प्लेन में। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में बात करनी है बस। और एक लास्ट रिलेटिव वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल हमारा 3 चीज बची है चैप्टर से रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन 3 चीज पढ़नी जो हमें। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और तीसरा टॉपिक है आपका, ये सब टॉपिक अपने आप में काफी बड़े बड़े टॉपिक है, ये तो काफी बड़ा टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और लास्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। हर एक एग्जाम में 2-3 सवाल आपके आते हैं, पर सीबीएसई वाले इसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, अंडर एस्टिमेट ही करा जाता है इसको, लेकिन अच्छा टॉपिक है। इसको मैं आपको 1D और 2D दोनों एक साथ लेके बताऊंगा, ठीक है। 1D और 2D, इवन 3D, 2D और 3D लेके बताएंगे, चलेंगे 1D 2D 3D कैसा भी होगा आपका, ठीक है। दोनों 2D 3D दो सब लेके चलेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो उसका मैं सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा सब जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे आपने देखा होगा कि आपका काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग में भी किसी चैप्टर में था, एनसीईआरटी में देखा होगा आपने तो, ठीक है। जिसमें आप दो वेलोसिटी को, मैंने बताया था दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती तो ऐड हो जाती हैं, अपोजिट होती हैं तो ऐड हो जाती हैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। सेम डायरेक्शन में होंगी तो वेलोसिटी जो देख रहा है उसे कम लगती है, उसी तरह का वही टॉपिक है। तो हमको 2D और 3D भी इसमें हम टैकल कर लेंगे एक साथ, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर आपका खत्म, चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 4 तुम्हारी ये सब पार्ट बचे हुए हैं। चलिए थैंक यू।